स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है इस सेशन को, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो। मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। ये लेक्चर हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है एंड इस लेक्चर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। तो अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो जिसे लग रहा है पार्ट 2 तो ठीक है, पर पार्ट 1 हमने कहाँ कवर करा, तो पार्ट 1 आपको इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। सब लोग अपने एनसीईआरटी को ओपन कर लो और ध्यान से प्यार से मन लगाकर सुनते जाओ, उतना ही है। तो यहां तक तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कवर कर लिया था। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कि सिर्फ संविधान बना लेने से कुछ नहीं होता, वो संविधान इफेक्टिव भी होना चाहिए, है ना। संविधान को अच्छे से इंप्लीमेंट करो, लोगों को भी उस संविधान को मानना चाहिए, संविधान इफेक्टिव होना चाहिए, है ना। फिर हमने पढ़ा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये चीज डिपेंड करती है कि हमारा संविधान इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि संविधान कितना इफेक्टिव होगा। एक फैक्टर तो ये है कि संविधान को बनाया किसने, Who crafted the constitution and how much authority did they have? संविधान को बनाया किसने एंड जो लोग संविधान को बना रहे थे उनके पास कितनी अथॉरिटी थी, इस पर भी निर्भर करता है कि वो संविधान इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर किसी मिलिट्री लीडर या किसी डिक्टेटर ने संविधान को बनाया है। इस टाइप के संविधान जिनको किसी ऐसे लीडर ने बनाया है जिनको जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये संविधान लंबे टाइम तक नहीं चल पाते। अक्सर कोई अपराइजिंग होती है एंड जनता उस संविधान को बदल देती है। जितने भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सक्सेसफुल है, साउथ अफ्रीका, यूएसए, इन सबका संविधान बहुत सक्सेसफुल है। तो जितने भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, आप देखोगे कि ज्यादातर सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ क्या है कि वो किसी ना किसी पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के बाद बनाए गए हैं। जैसे हमारे इंडिया में हमने ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करा एंड वो हमारा पॉपुलर नेशनल मूवमेंट था, जिसके बाद हमने अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मली हमारा संविधान किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ लोगों का ग्रुप था जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। संविधान दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में बना था। ठीक है, तो जब हमारे अलग अलग नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है, जब हम लोग ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश कर रहे थे, उसी टाइम पर हमें काफी सारी चीजें समझ में आ गई थी कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। The Constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility. अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारा संविधान ऐसे लोगों ने बनाया है जिनके पास बहुत ज्यादा पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी। पब्लिक क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब है कि ये सारे ऐसे लोग थे जिनको जनता बहुत ज्यादा पसंद करती थी। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने नेगोशिएट करा, डिस्कशन करा, ये ऐसे लोग थे जिनको जनता बहुत ज्यादा इज्जत देती थी, रिस्पेक्ट करती थी। तो इसीलिए जब इन लोगों ने संविधान बनाया तो जनता को वो संविधान बहुत अच्छा लगा। जनता को इन लोगों के ऊपर विश्वास भी था
कि ये अपने पावर्स को मिसयूज नहीं करेंगे, ये पर्सनल पावर के लिए संविधान नहीं बनाएंगे, ये देश के डेवलपमेंट के ऊपर जेन्युइनली फोकस करेंगे। The final document reflected the broad national consensus at that time. Finally, जो हमारा फाइनल संविधान बना उसमें ब्रॉड नेशनल कंसेंसस दिखा। ब्रॉड नेशनल कंसेंसस का क्या मतलब है कि उस टाइम पर ज्यादातर लोग जैसा चाहते थे वैसा ही हमारा संविधान बना। Some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना संविधान बनाया एंड संविधान बनाने के बाद पूरा प्रॉपर एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम कराया मतलब उन्होंने अपने जनता से पूछा कि आप बताओ आपको ये संविधान अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, एंड फिर लोगों की सुनी जाती थी। अगर लोगों ने कहा कि नहीं हमें ये संविधान अच्छा नहीं लग रहा तो संविधान में चेंजेस लाए जाते थे। पर अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने अपने संविधान के लिए कभी भी ऐसा रेफरेंडम नहीं करा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जनता हमारे संविधान को पसंद नहीं करती थी। हमारे संविधान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया। इट हैड द कंसेंसस एंड बैकिंग ऑफ लीडर्स हु वर देमसेल्फ पॉपुलर। उस टाइम पे हमारा संविधान बनाया ही उन लीडर्स ने था जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। उन लीडर्स ने बनाया था हमारा संविधान जिनको जनता बहुत ज्यादा पसंद करती थी। Although the constitution itself was not subject to a referendum, the people adopted it as their own by abiding by its provision. कह रहे हैं हालांकि हमारे संविधान का रेफरेंडम नहीं हुआ पर फिर भी हमारे जनता ने इस संविधान को बहुत प्यार से अपनाया एंड लोग संविधान के प्रोविजंस को फॉलो भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है? Therefore, the authority of people who enact constitution help determine in part its prospects for success. ठीक है, तो therefore जो लोग हमारा संविधान बना रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी अथॉरिटी, इससे इस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि संविधान कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हमारी कोई फेवरेट टीचर हमें रूल्स बताती है कि क्लास में चुप रहना है, इस तरीके से होमवर्क करना है, तो हम उनकी बात बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से मान जाते हैं, है ना। पर अगर फेवरेट टीचर की जगह कोई एक रैंडम स्ट्रेंजर आ जाए, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, और अगर वो आपको जबरदस्ती कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बताने लग जाए तो चांसेस आर कि आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करोगे। सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी कही जा रही है कि जब संविधान पॉपुलर लीडर्स बनाते हैं जिनको जनता पसंद करती है तो उस संविधान के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर संविधान किसी मिलिट्री लीडर या डिक्टेटर ने बनाया है तो चांसेस आर कि वो संविधान ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। इजी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी आपको एक और फैक्टर बताया जा रहा है कि संविधान, अगर आप सक्सेसफुल संविधान, इफेक्टिव संविधान बनाना चाहते हो तो फिर वो संविधान कैसा होना चाहिए। इट इज द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन that it gives everyone in society some reason to go along with its provision. कह रहे हैं कि एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की निशानी है ये कि सोसाइटी में हर इंसान को लगता है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया है, ठीक है। तो देश में हर एक कम्युनिटी को लगना चाहिए कि हाँ मेरे लिए भी इस संविधान में कुछ लिखा है। अगर आप संविधान के थ्रू किसी एक कम्युनिटी को लेफ्ट आउट फील करा दोगे तो हो सकता है वो आगे जाकर हंगामा मचाएं और फिर वो लोग संविधान को मानना छोड़ दें। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे, ठीक है। तो मान लो कि तुम लोग मेरे क्लास में बैठे हुए हो, है ना, और मैं अपने क्लास में क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ लड़कियों की साइड ले रही हूँ, है ना। तो अगर कोई लड़की शोर मचाती है तो मैं उसे कुछ नहीं कहती, कोई लड़का शोर मचा रहा है तो मैंने बहुत बढ़िया डांट दिया उसे, ठीक है।
तो ऐसे में क्या होगा, हो सकता है 2-3 बार तुम लोग ये चीज सह लो, फिर थोड़े टाइम के बाद लड़के बोलने लग जाएंगे कि यार दीदी ऐसे तो नहीं चलेगा, आप तो मतलब भेदभाव कर रहे हो, लड़कियों के लिए तो सारे बढ़िया बढ़िया रूल्स हैं, लड़कों के लिए तो आप कोई अच्छा रूल बनाती ही नहीं हो, है ना। सेम चीज संविधान के साथ भी हो सकती है। तो अगर हम संविधान के थ्रू किसी को लेफ्ट आउट फील कराएंगे तो क्या होगा, चांसेस आर कि आगे जाकर वो संविधान को मानना ही छोड़ देंगे। A constitution that, for instance, allowed permanent majorities to oppress minority groups would give minorities no reason to go along with the constitution. एक ऐसा संविधान जहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के लिए सब बढ़िया हो रहा है, एक ऐसा संविधान जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को अलाउ कर रहा है कि भाई तुम माइनॉरिटी लोगों को परेशान करो, ऐसे संविधान को माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग क्यों मानेंगे, नहीं मानेंगे वो लोग। या फिर एक ऐसा संविधान जहां पर कुछ लोगों को ज्यादा फेवर करा जा रहा है, ठीक है, एक ऐसा संविधान जहां पर सोसाइटी के कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा पावर दी जा रही है, ऐसे संविधान को बाकी लोग फॉलो करना पसंद नहीं करेंगे। इफ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड, अगर किसी भी ग्रुप को ऐसा लगता है कि यार इस संविधान में मेरे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है, अगर किसी भी कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि इस संविधान में मेरे लिए तो कुछ अच्छा है ही नहीं, तो वो संविधान को मानना छोड़ देंगे। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस, बट इट हैज टू कन्विंस पीपल that it provides the framework for pursuing basic justice. ऐसे तो देखो कोई भी संविधान परफेक्ट नहीं होता, है ना, पर आपका संविधान ऐसा होना चाहिए कि वो संविधान जनता को कन्विंस कर पाए कि हाँ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड इनफ, ये संविधान बढ़िया है, मैं इसे फॉलो करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। The more a constitution preserves the freedom and equality of all its members, the more likely it is to succeed. एक ऐसा संविधान जहां पर सारे लोगों को आजादी मिल रही है, जहां पर सारे लोगों को इक्वालिटी मिल रही है, बराबरी मिल रही है, इस टाइप के संविधान के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ओके, यहां तक तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप्स हु विश टू एनहांस देयर ओन पावर। कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज में तो संविधान को हटा दिया जाता है, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग बोलने लग जाते हैं कि वो इस संविधान को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने पावर्स को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। पर एक ऐसा संविधान जो बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है, वो इस चीज का ध्यान रखता है कि किसी एक ग्रुप के हाथ में सारी पावर्स ना चली जाएं। ठीक है, तो एक बढ़िया संविधान की क्या निशानी है कि किसी भी एक ग्रुप के हाथ में सारी पावर नहीं जाएगी। ठीक है, अगर एक संविधान को हमने इंटेलिजेंट तरीके से, बढ़िया तरीके से डिजाइन करा है, तो इट विल इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर, है ना। तो उस संविधान में ये इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में सारी पावर्स ना चली जाएं। छोटे क्लासेस में भी आपने ये पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ रखा है, पावर शेयरिंग, है ना, वही बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं पावर शेयर? बाय फ्रैगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। हम ध्यान रखते हैं कि सिर्फ किसी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में सारी पावर नहीं जानी चाहिए, तो हम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पावर को बांट देते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या है, हमने पढ़ रखा है 3 ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों के काम अलग हैं पर हम इन तीनों को बराबर मानते हैं, इन तीनों के हाथ में हमने पावर बांट रखा है। इसके अलावा हमने कुछ और भी कमीशंस वगैरह बना रखे हैं, इलेक्शन कमीशन टाइप के अलग अलग कमीशंस भी बना रखे हैं, एंड इनके थ्रू भी हमने पावर को अलग अलग ग्रुप्स में बांट रखा है। तो
जब हम पावर को बांटते हैं तो क्या होता है, दिस एंश्योर्स दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर्स कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशंस। ठीक है, तो पावर को बांटने से क्या होता है, अगर कल को एक ग्रुप हमारे संविधान को हटाना चाहेगी तो बाकी ग्रुप्स उस ग्रुप के ऊपर नजर रखेगी कि यार ये ग्रुप तो कुछ गलत तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस बना रहता है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम क्या मतलब है इसका, तो अगर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बना रहता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल बनता है वो ये है कि जब आप संविधान बनाओ तो वो संविधान बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस मतलब ना ही वो संविधान बहुत रिजिड होना चाहिए पर ना ही वो संविधान बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिजिड का मतलब होता है कोई ऐसा संविधान जिसको बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। अगर हमने बहुत रिजिड संविधान बना दिया तो यार समय के साथ, टाइम के साथ चीजें बदलती हैं, है ना, तो हम संविधान को बदल ही नहीं पाएंगे, बहुत रिजिड संविधान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। पर बहुत फ्लेक्सिबल संविधान, बहुत फ्लेक्सिबल संविधान मतलब एक ऐसा संविधान जिसको बदलना कुछ ज्यादा ही आसान है। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल संविधान भी लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा संविधान बहुत रिजिड होगा तो इट विल ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज। तो अगर बहुत रिजिड संविधान होगा तो उस संविधान से बदलाव नहीं झेलेगा, है ना। पर अगर हमारा संविधान कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल होगा तो क्या होगा, लोगों को कोई सिक्योर फीलिंग ही नहीं आएगी, हर कोई उसे बदलता रहेगा। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल संविधान क्या होता है, एक सक्सेसफुल संविधान वो है जो रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस करके चले। ना ही एक संविधान को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए पर ना ही एक संविधान को बदलना बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी में कि इस चैप्टर में तो हम बहुत ज्यादा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा एक चैप्टर अभी आएगा, अभी तो नहीं आएगा, थोड़ा बाद में आएगा, चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, उस चैप्टर का नाम है। उसमें आपको बताया जाएगा इन डिटेल इस पॉइंट के बारे में। एंड आप ये भी देखोगे कि उसमें ये भी बताया जाता है कि हमारे इंडिया का जो संविधान है ना, हम अपने इंडिया के संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, जैसे लिविंग बींग्स, ठीक है, जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, है ना, एडेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा संविधान भी ऐसा है, इट इज केपेबल ऑफ चेंजिंग विद टाइम। तो इसीलिए संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है। बाकी तो जैसा कि इस चैप्टर में लिखा है, चैप्टर 9 में आपको इन डिटेल बताएंगे। ठीक है, बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस between possibility to change the provision and the limits on such change, the constitution has ensured that it will survive as a document respected by people। तो जब हम एक बैलेंस बनाते हैं अपने संविधान में, चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो संविधान सरवाइव करेगा बहुत लंबे टाइम तक और लोग उस संविधान को रिस्पेक्ट करेंगे। This arrangement also ensures that no section or group can on its own subvert the constitution। जब हम एक बैलेंस संविधान बनाते हैं तो ये चांसेस कि कोई एक ग्रुप हमारे संविधान को हटा देगा, ये चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमारा जो संविधान है वो इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप अपने आप से बस 3 क्वेश्चन पूछो। आप पूछो, वर द पीपल हु एनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल? क्या जिन लोगों ने हमारा संविधान बनाया वो बढ़िया लोग थे? क्या वो ऐसे लोग थे जिनको जनता पसंद करती थी? इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो आपको पता चल ही गया, बाकी अभी और है चैप्टर, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में
समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड, आप अपने आप से ये पूछो, डिड द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर that power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitution? क्या हमारा जो संविधान है वो इस तरीके से बनाया गया है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में सारी पावर ना जाए? ठीक है। नेक्स्ट, क्या हमारा संविधान ऐसा है कि हर एक कम्युनिटी के इंसान को लगे कि मेरे पास कोई ना कोई रीजन है इस संविधान को मानने का? और आप अपने आप से ये पूछो, इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशन? मतलब कि क्या हमारा संविधान ऐसा है कि उस संविधान में लोगों के होप्स, लोगों के एस्पिरेशन, लोगों के सपने, लोगों के गोल्स झलकते हैं? ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी अलग अलग चैप्टर्स में आपको समझ आता जाएगा कि हाँ, हमारा संविधान ऐसा है कि लोगों के होप्स, लोगों के एस्पिरेशन हमारे संविधान में दिखते हैं। ठीक है, यहां तक इजी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? इंडिया का संविधान बना कैसे था वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पार्टीशन होने से पहले, पार्टीशन मतलब जब आजादी मिली तो इंडिया तो बनता ही है, साथ ही साथ पाकिस्तान भी बन जाता है। तो पार्टीशन होने से पहले ही हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ लोगों का ग्रुप था जिन्होंने संविधान बनाया। इन लोगों की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। एंड उसके बाद 14 अगस्त 1947 को, उस टाइम तक पार्टीशन हो जाता है। तो फिर इस टाइम तक क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो जाती है और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को कैसे चुना गया था? इनडायरेक्ट इलेक्शन करके। तो क्या था, उस टाइम पर एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। तो जनता ने क्या करा, लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को वोट करा, डायरेक्ट वोट करा, और लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना। तो बेसिकली क्या हुआ, जनता ने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को नहीं चुना पर इनडायरेक्टली चुना। ठीक है। तो the constituent assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of the British cabinet known as the cabinet mission। तो ब्रिटिश कैबिनेट में एक कमिटी थी, कैबिनेट मिशन, उन्होंने कुछ प्लान्स बताए थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे बनाना है, एंड रफली कुछ हद तक हमने उन्हीं के प्लान को फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया था। तो इस प्लान में क्या कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बननी चाहिए वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। ठीक है। प्रिंसली स्टेट का क्या मतलब है, मान लो ये इंडिया है, इंडिया में उस टाइम पे दो टाइप के एरियाज होते थे। एक तो ऐसा एरिया जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा एक ऐसा एरिया जहां पर राजा रानी है हमारे, पर वो सिर्फ नाम के लिए राजा रानी है, असलियत में उन्हें ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ रही है। तो ऐसे एरियाज जहां पर राजा रानी होते थे, ऐसे एरिया को प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। ठीक है। तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर इलाके को, हर प्रिंसली स्टेट को सीट दी गई थी पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है। तो रफली 1:10 लाख इस रेशियो में पॉपुलेशन के आधार पर लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट मिली थी। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, इस रेशियो का एग्जैक्टली क्या मतलब है, हमने देखा कि प्रिंसली स्टेट जो है, ठीक है, एज अ रिजल्ट province were to elect 292 members while princely states were allotted a minimum of 90 seats, 93 seats। तो हमने देखा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो उसमें प्रोविंस में से तो 292 मेंबर्स थे
और प्रिंसली स्टेट्स में से 93 मेंबर्स थे। कहां पर? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि 3 मेन कम्युनिटीज के बीच में प्रोविंस की सीटों को बांटा जा रहा था, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, एंड ये भी पॉपुलेशन के आधार पर ही हो रहा था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हर एक कम्युनिटी के लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुना। कैसे चुना? इन्होंने वोटिंग करी, हर एक इंसान के पास एक वोट था, और इन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम यूज करा वोट करते टाइम, जिसे हम पीआर सिस्टम कहते हैं। ये एक तरीका होता है वोटिंग का। अभी आप इसे होल्ड में डालो कि पीआर क्या होता है, आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में समझा दिया जाएगा प्रॉपर कि पीआर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वॉज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनेंगे? इन्होंने सोचा कंसल्टेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, एंड फिर डिसाइड करेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स को कैसे चुनना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कैसे बनी थी, उसमें कितने लोग थे, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। As a consequence of partition under the plan of 3rd June 1947, those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be members of Constituent Assembly. तो जो एरिया पाकिस्तान को चला गया, ठीक है, उन एरियाज में से जो भी मेंबर इलेक्ट होकर आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनको हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से हटा दिया और वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए। ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर इन असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299। तो पार्टीशन के बाद हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स बच जाते हैं? 299 मेंबर्स बच जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। हमारा संविधान बनकर रेडी कब तक हो जाता है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग साइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कि हाँ ये संविधान रेडी है, हम इसे इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो उस टाइम पर 284 मेंबर्स एक्चुअली प्रेजेंट थे साइन करने के लिए। एंड फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? हम अपने संविधान को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पर हमारे देश में बहुत ही सैड सा माहौल था, बहुत वायलेंस चल रहा था। तो पार्टीशन की वजह से बहुत भयंकर वायलेंस हो रहा था हमारे देश में। एंड कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो बहुत वाइज लीडर्स थे। उन्होंने इतने वायलेंस, इतने प्रेशर के अंडर इतना बढ़िया संविधान हमें बनाकर दिखाया। The Constitution was committed to a new conception of citizenship। ये जो संविधान था इसमें एक अलग तरीके के सिटीजनशिप के बारे में बात करी जाती थी। एक ऐसे देश के बारे में बात करी जा रही थी जहां पे माइनॉरिटीज को भी हम सेफ फील कराएंगे, जहां पर हम लोग सेक्युलरिज्म को फॉलो करेंगे, हम रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, but this account of the composition of constituent assembly that drafted the constitution touches upon only the surface of how our constitution was made। कह रहे हैं कि पर ये जो लाइन है इससे तो सिर्फ आपको एक छोटा सा हिस्सा समझ में आ रहा है कि हमारा संविधान कैसे बना। बहुत डीप में आपको जाना पड़ेगा अगर आप इन डिटेल समझना चाहते हो कि हमारा संविधान कैसे बना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं इनको प्रॉपर डायरेक्ट इलेक्शन, यूनिवर्सल सफरेज, मतलब प्रॉपर इलेक्शन, यूनिवर्सल सफरेज मतलब सबको, सारे एडल्ट्स को वोटिंग राइट्स देकर, इन सारे तरीकों से हमने नहीं करा था अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को इलेक्ट,
पर इसके बावजूद आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे ना, उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस टाइम पर 28 ऐसे मेंबर्स थे जो कि शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते थे। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन ज्यादा था उस टाइम पे। इन जनरल हमारे पॉलिटिक्स में कांग्रेस का डोमिनेशन ज्यादा था। कांग्रेस उस टाइम पर बहुत सक्सेसफुल पार्टी थी। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसमें कांग्रेस के लोग ज्यादा थे। 82% लोग तो कांग्रेस के ही थे। पर आपको बताया जा रहा है कि इसे ऐसा मत समझना कि यार सिर्फ कांग्रेस के ही लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो डाइवर्सिटी ही नहीं थी। उस टाइम की कांग्रेस बहुत ज्यादा डाइवर्स हुआ करती थी। आपने 10th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा ये पढ़ रखा होगा। उस टाइम की जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस में अलग अलग टाइप के लोग थे। रिच लोग थे, पुअर लोग थे, फार्मर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हर टाइप के लोग थे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बढ़िया सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था, बहुत अलग अलग लोग थे, बहुत ज्यादा डाइवर्स थे। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसीलिए भी बढ़िया कह रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उन्होंने संविधान में कुछ भी डालने से पहले बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन करा। डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन, डिबेट करना कि संविधान में ये चीज डाले या ना डाले। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, it is important that they participate not only as representative of their own community। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। पर जब हम संविधान बनाते हैं ना, तो हम सिर्फ अपने कम्युनिटी के बारे में नहीं सोच सकते, है ना, हमें बाकी लोगों के बारे में भी सोचना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मान लो कोई एक क्रिश्चियन मेंबर है, तो ठीक है, उन्हें क्रिश्चियंस के बारे में भी सोचना होगा। पर ऐसा नहीं करना उन्हें कि वो सिर्फ क्रिश्चियंस के बारे में ही सोचे जा रहे हैं, उन्हें बाकी कम्युनिटीज के बारे में, बाकी रिलीजन के बारे में भी सोचना होगा। ठीक है, ईच मेंबर डिलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ होल नेशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जब ये संविधान के लिए कुछ सोचते थे तो वो पूरे देश को अपने दिमाग में रखते हुए प्लान करते थे। और अक्सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलग अलग मेंबर्स के बीच में लड़ाई झगड़े, डिबेट्स, डिसएग्रीमेंट्स, ये सब होते रहते थे। पर ये एक अच्छी बात है। ठीक है, डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट्स होना नॉर्मल है। तो ये लोग अलग अलग चीजों को लेकर डिबेट्स करते थे। फॉर एग्जाम्पल कि क्या इंडिया में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर दे दें या पावर को बांट के रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए, जुडिशरी को कितनी पावर दें। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में संविधान में लिखें या ना लिखें। तो ऐसे अलग अलग चीजों को लेकर ये लोग डिबेट्स एंड डिस्कशन करते रहते थे। पर एक चीज ऐसी है हमारे संविधान में जिसे लेकर डिबेट एंड डिस्कशन ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज को सपोर्ट करते थे एंड सबने झट से डिसाइड कर लिया कि हाँ, ये तो हमारे संविधान में, ये तो हमारे देश में होना ही चाहिए। वो था यूनिवर्सल सफरेज का सिस्टम। यूनिवर्सल सफरेज का क्या मतलब है कि हर एक सिटीजन वोट दे सकता है। आपकी एक सर्टेन एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम और कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे। हर सिटीजन, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, इनकम कुछ भी हो, हर सिटीजन वोट दे सकता है। इसे हम यूनिवर्सल सफरेज कहते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे वो पब्लिक रीजन के ऊपर विश्वास रखते थे। पब्लिक रीजन का मतलब होता है सिर्फ अपनी अपनी ना सोचना और जनता के बारे में सोचना, पूरे देश के बारे में सोचना कि ये करने से देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हर कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसे हम पब्लिक रीजन कहते हैं।
ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, ये सब बहुत ज्यादा होता था। एंड इन डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट में दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, ये सिर्फ अपने अपने फायदे के बारे में नहीं बोलते थे, ये पूरे देश के बारे में सोचते थे। The very act of giving reason to others makes you move away from simply a narrow consideration of your own interest. कह रहे हैं किसी को रीजन देना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। जैसे मान लो कि मैं कोई रूल बनाना चाहती हूँ, है ना, क्लास में मैं कोई रूल बनाना चाहती हूँ, पर मुझे आपको रीजन देना चाहिए कि ये रूल बन क्यों रहा है ना। मैं रीजन दूंगी तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि ये रूल मैं अपने फायदे के लिए बना रही हूं, इस रूल से हमारे पूरे क्लास का फायदा होगा, है ना। तो ये जो एक्ट है, रीजन देने का जो ये एक्ट है, इस एक्ट से ही क्या होता है, हम लोग नैरो चीजों से हट जाते हैं, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना बंद करके सबके बारे में सोचना चालू कर देते हैं। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ अपना सोच रही होंगी तो जब मैं रीजन दूंगी कि ये रूल क्यों बन रहा है, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, है ना, कि यार ये तो अपने बारे में सोच रहे हैं, क्लास के बारे में नहीं सोच रही। तो रीजनिंग बहुत ज्यादा, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक दूसरे को रीजनिंग दिया करते थे, ये लोग डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे। ठीक है, एंड बहुत बड़े बड़े डिबेट्स होते थे इनके। एंड इनके जब डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते थे, वहां पर मीडिया को भी जाना अलाउड रहता था, जनता भी जाके सुन सकती थी। कह रहे हैं कि ये डिबेट्स इतने इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमें इसे एकदम बचाकर मेमोरलाइज करके रखना चाहिए। इतिहास में, संविधान के इतिहास में ही ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम लोग इतने डिबेट्स एंड डिस्कशन को कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। जितना जरूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन या अमेरिकन रेवोल्यूशन को माना जाता है, उतना ही ज्यादा जरूरी हमारे इन डिबेट्स एंड डिस्कशन को भी हमें मानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर। अब क्या प्रोसीजर था जिससे संविधान बना, वो समझते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने अलग अलग कमिटीज बना ली थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप संविधान के अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस करते थे। एंड इन कमिटीज के लीडर कौन होते थे? यूजुअली जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनमें से कोई यूजुअली इन कमिटीज के लीडर हुआ करते थे। और ये जो सारे लीडर्स हैं, इनकी आपस में भी बहुत ज्यादा नहीं बनती थी। ठीक है, ये लीडर्स आपस में भी लड़ते झगड़ते रहते थे, जो कि अच्छी बात है ना, इससे डिबेट एंड डिस्कशन चलता रहता था। जैसे डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अंबेडकर जो थे वो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेहरू जी की भी आपस में काफी सारी चीजों को लेकर नहीं बनती थी, पर इसके बावजूद ये लोग साथ में मिलजुल कर काम कर रहे थे। तो क्या होता था, हर एक कमिटी कुछ अपना डिसाइड करती थी कि वो क्या रूल्स लाना चाहती है संविधान में, एंड फिर ये लोग सब मिलते थे, एंड फिर उस रूल के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होता था कि क्या ये रूल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कुछ केसेस में इन लोगों को वोट भी करना पड़ा कि क्या ये चीज संविधान में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। The assembly met for 166 days. ये लोग कितने दिन मिले? 166 days. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months. टोटल इन्हें 2 years और 11 months लग गए संविधान बनाने में। इन 2 years and 11 months में ये लोग मिले कितनी बार? 166 डेज ये लोग मिलते हैं। एंड इनके जो सेशंस होते थे, इस सेशन में मीडिया को भी आना अलाउड था, जनता भी, पब्लिक भी आकर सुन सकती थी। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, कह रहे हैं किसी भी देश का संविधान उठाकर देख लो, ऐसा नहीं है कि संविधान में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग जो चाहते हैं सिर्फ वही डला गया। ठीक है, तो जैसे अगर हम हमारे देश की भी बात करें, तो जब हम लोग ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, बहुत सारी चीजें तो हमें तभी क्लियर हो गई थी कि हम अपने संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं।
ठीक है, तो हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट से हमने जो कुछ भी सीखा वो सारी चीजें हमारे संविधान में झलकती हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिविंग शेप एंड फॉर्म टू प्रिंसिपल इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम नेशनलिस्ट मूवमेंट। हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट से जो कुछ सीखा उन चीजों को एक शेप और फॉर्म दे रही थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फॉर डेकेड्स प्रीसीडिंग द प्रोमलगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of constitution। ठीक है, कह रहे हैं संविधान बनने से बहुत पहले या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से भी बहुत पहले हमने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि जब हमें आजादी मिलेगी तो हमारे देश की गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, हम किन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करेंगे, हम इनइक्वालिटी को देश में से कैसे हटाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट में ही सोचना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट से हमने जो कुछ भी सीखा उसका एक बहुत बढ़िया समरी है जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन किया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ये एक रेजोल्यूशन है जो कि नेहरू जी लेकर आए थे 1946 में। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक समरी है कि हमारे संविधान में क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस रेजोल्यूशन में उस टाइम पे हमारे जो भी वैल्यूज थे, जो भी सपने थे कि संविधान में इक्वालिटी होना चाहिए, संविधान में फ्रीडम होना चाहिए, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन सारी चीजों का जिक्र किया गया। ठीक है, तो इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि हमारा जो संविधान होगा उस संविधान में हम इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी, ठीक है, एक इंसान के आइडेंटिटी, इन सारी चीजों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमारा जो संविधान है वो सिर्फ अलग अलग रूल्स का एक बंडल नहीं है, हमारे संविधान में एक मॉरल कमिटमेंट है। मॉरल कमिटमेंट मतलब देश के लिए अच्छा करना है, सही, वी हैव टू डू द राइट थिंग। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि संविधान तो बस एक बुक है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। संविधान में अलग अलग वैल्यूज को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ठीक है, एक और फैक्टर जिस पे निर्भर करता है कि हमारा संविधान कितना इफेक्टिव रहेगा वो ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस कितने बैलेंस्ड हैं। इस टॉपिक को हम ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर से बताया जा रहा है तो हम ऑब्वियसली कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ज्यादा टाइम लगाया इस चीज के ऊपर कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों के बीच में परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। हमने ये डिसाइड करा कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे, प्रेसिडेंट भी रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी रखेंगे, और हमने ये भी डिसाइड करा कि हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा। और कह रहे हैं कि जब हमारे लीडर संविधान बना रहे थे तो हमने बाकी कंट्रीज के संविधान से भी इंस्पिरेशन ली। ऐसा नहीं था कि हम बाकी कंट्रीज के संविधान को बस टेप रहे थे। ठीक है, स्लैविश इमिटेशन, बाकी ऐसा नहीं था कि हमने बाकी लोगों के संविधान को कॉपी कर लिया। ठीक है, पर हमने क्या करा, हमने उनके संविधान से सीखा एंड उन चीजों को बदला ताकि वो इंडिया के संविधान को सूट करे। वॉज इट अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जो बच्चा है, ठीक है, इसकी उंगलियां देख रहे हो, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं पिछले क्लास में। चलो ठीक है, तो ये जो बच्चा है, ये बच्चा कह रहा है was it a borrowed constitution then? Why could we not have a constitution that does not borrow anything from anywhere else? ये बच्चा कह रहा है कि अच्छा, तो हमने अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखकर बनाया है, क्या हम एक ऐसा संविधान नहीं बना सकते जो हमने किसी और से बोरो नहीं करा? ये इस बच्चे ने पूछा। अब देखो यार, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ ये समझाने के लिए। एक मान लो मैंने तुम लोगों को एक होमवर्क दिया, ठीक है, एक बच्चे ने क्या करा, उसने उस होमवर्क को देखा ही नहीं, उसने किसी और बच्चे के नोटबुक से उस आंसर को टेप दिया, उसे पता ही नहीं क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, उसने बस टेप दिया। ठीक है, और दूसरे बच्चे को भी मैंने सेम होमवर्क दिया था, उसने क्या करा, उसने पढ़ लिया अच्छे से, पर आंसर लिखने से पहले उसने टॉपर की कॉपी उठाई और देखा कि टॉपर आंसर कैसे लिख रहा है, एंड फिर उसने उस कॉपी को बंद करा एंड फिर अपने वर्ड्स में खुद आंसर लिखने की कोशिश करी।
तो दूसरे बच्चे ने जो करा वो गलत नहीं है ना, उसने किसी और से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली कि यार मैं अपने आंसर को और बेटर कैसे कर सकता हूं, है ना। तो हमारे संविधान के साथ भी ऐसा है, हमने बाकी कंट्रीज से इंस्पिरेशन ली, इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेप रहे थे, हमने उनका एकदम छाप दिया अपने संविधान में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे लीडर्स बहुत वाइज थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बाकी कंट्रीज से इंस्पिरेशन ली एंड उन्होंने काफी हद तक बाकी कंट्रीज से जो भी चीजें ली उनको इंडिया के हिसाब से चेंज भी करने की कोशिश करी। तो ऐसे अलग अलग संविधान से हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा है। ठीक है, ये क्या होता है ये आपको नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में समझा दिया जाएगा, अभी के लिए सुनते जाओ कि हाँ ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। रूल ऑफ लॉ का आइडिया, स्पीकर के रोल, लॉ मेकिंग का प्रोसेस, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी का सिस्टम बोरो करा हमने। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ये तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी सीखा हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा के, ठीक है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्वाजी फेडरल सिस्टम हमने सीखा। हमने ये सीखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना दो, और रेजिडुअल पावर्स का सिस्टम हमने सीखा। ठीक है, रेजिडुअल पावर्स का सिस्टम भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा। यूएसए से हमने चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट समझा, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशरी को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। इसी के साथ बच्चों फाइनली हमारा चैप्टर फिनिश होता है, तो सब लोग जल्दी से क्लैप कर दो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर दिया है। और अभी भागो मत, कुछ कुछ चीजें सुनकर जाओ। ये तो हमारी यूट्यूब क्लास थी, पर अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में हम आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश कवर कराएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 11 कहकर एक लिंक दे रखा होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में सेलेक्ट करो कि आपको कितने मंथ्स तक हमारे बैच को ज्वाइन करना है। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस दिखेंगे। फिर यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, जैसे ही तुम यहाँ पर अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लगेंगी। ये परफेक्ट टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि फिलहाल हमारे अनअकैडमी में चल रहा है अर्ली बर्ड ऑफर, जिसका मतलब है कि अप्रैल 7 तक हमारे अनअकैडमी के सारे बैचेस पर चल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। तो जो भी बच्चे हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं अप्रैल 7 से पहले पहले कर लेना, एंड ताकि आपको ये 30% डिस्काउंट मिले, कोड यूज करना अनुष्या, ANUSHYA। ओके, तो बच्चों मुझे मेनली आप लोगों को यही बताना था आज। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। और अब क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया तो इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको आज रात तक टेलीग्राम पर भेज दूंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखना, सोशल स्कूल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक क्लास की अपडेट और क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलो बच्चों, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।